क्लास 9th इकोनॉमिक चैप्टर 3 पॉवर्टी एज चैलेंज। इस पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या बोला है कि पॉवर्टी एज चैलेंज। इसका मतलब क्या है कि जो पॉवर्टी है उसको हमेशा से एक चुनौती समझा गया है और कैसे हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं इसके लिए, चाहे नेहरू जी की सरकार रही हो आजादी के टाइम या फिर अभी के टाइम में मोदी गवर्नमेंट की सरकार रही हो, हर सरकार ने गरीबी को एक चुनौती के रूप में लिया है और उसे समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो देखिए ये हमेशा से एक चैलेंज रहा है। जब हमारा देश आजाद हो गया तब भी उन सरकारों के पास ये चैलेंज था कि कैसे हम गरीबी को समाप्त कर सकें। नेहरू जी ने भी बहुत सारी योजनाएं लाई, बहुत सारे काम किए जिससे गरीबी को समाप्त किया जा सके। उसके बाद ये जो गरीबी होता है उससे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम होते हैं। गरीबी इतना आसान नहीं है, इससे संबंधित बहुत सारे चीजों पे इफेक्ट करता है। एक गरीब परिवार में देखिए, उस गरीब परिवार में जाके समझने का प्रयास कीजिए कि उसकी गरीबी से और किन किन चीजों पे उसको इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ बढ़िया नहीं मिलेगा, एजुकेशन बढ़िया नहीं मिलेगा, उसके बाद जो सरकारी सुविधाएं उतनी बेहतर तरीके से नहीं मिल पाएगी, यानी बहुत सारी समस्याएं इससे संबंधित हो जाती है। उसके बाद क्या कारण है, गरीबी की तो बात कर रहे हैं लेकिन हमको सबसे पहले गरीबी को समाप्त करने के लिए उन कारणों का पता करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर इलाज करने से पहले उस बीमारी का पता करता है और बेहतर तरीके से जब इलाज करता है तो बीमारी समाप्त हो जाती है। वैसे ही पॉवर्टी को खत्म करने से पहले हमको उसके कारणों को समझना पड़ेगा और उस चीज पर सरकार फोकस करके गरीबी को समाप्त कर देगी। उसके बाद एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसका मतलब यह है कि सरकार के द्वारा गरीबी को समाप्त करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए गए, कौन कौन से मेजर्स लिए गए। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे फ्री में राशन देना, उसके बाद जो सरकार के द्वारा डीबीटी के तहत बैंक अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं, आवास का पैसा दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं, वो स्कीमें इसके अंदर आ जाएंगी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स के अंदर आ जाएंगी। हम लोग जब अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को उनकी स्थिति के अनुसार ही हम बता देंगे कि ये गरीब है या गरीब नहीं है। तो ये हम लोग देखते हैं कि पीपुल पुअर अराउंड अस। तो पहले बात है लैंडलेस लेबरर इन विलेज। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होता, तो मजबूरी में उनको कहीं ना कहीं बाहर जाके दिहाड़ी पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को भी हम क्या किस में कंसीडर करते हैं, पुअर में कंसीडर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर लैंडलेस लेबरर पुअर ही होगा, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम लोग पुअर होते हैं। कोई बाहर चला गया, बढ़िया जॉब आ गया, बढ़िया पैसा कमा रहा है, तो फिर वो तो पुअर की कैटेगरी में आएगा नहीं। उसके बाद दूसरा झुग्गीस पीपुल। शहरों के अंदर देखेंगे एक तरफ लंबे लंबे बिल्डिंग, आलीशान महले, तो दूसरी तरफ क्या है, झुग्गी झोपड़ी रहती है। तो इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग तो अमीर होंगे नहीं, ये लोग भी किस चीज में कंसिडर किए जाएंगे, पुअर में कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद चाइल्ड वर्कर इन ढाबा। जब भी आप देखेंगे बहुत सारे ढाबा में छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। क्यों? छोटे बच्चों को पैसा कम देना पड़ेगा और ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, उन ढाबाओं पे काम करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं मजबूरी में काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है कि इनको स्कूल भेजा जाना चाहिए। तो ये लोग भी किसमें कंसिडर किए जाएंगे, पुअर में कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर पे बहुत सारे महिलाएं, बच्चे और हो सकता है उनके हस्बैंड, सब लोग मिलकर काम करते हैं। और देखेंगे कि महिलाएं अपने बच्चे को पीठ पे लाद के काम करती रहती है। ये सारे लोग भी किस चीज में आ जाएंगे, पुअर में आ जाएंगे। उसके बाद बेगर्स लोग, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में आपको मांगते हुए लोग मिल जाएंगे, तो ये लोग भी क्या है, पुअर ही लोग माने जाएंगे। और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के अंदर 27 करोड़ लोग क्या थे, गरीब थे। यानी हर 4 में से एक आदमी क्या है, गरीब है। अब देखते हैं कि कौन कौन से इश्यू रिलेटेड है पॉवर्टी के साथ। तो पहला क्या है, लैंडलेसनेस, यानी भूमिहीनता की जो इशू है ये भी किससे रिलेटेड होगा, पॉवर्टी के साथ रिलेटेड होगा। अब मान के चलिए एक गांव के अंदर किसी व्यक्ति के पास 10 बीघे जमीन है और हर बीघे का दाम है 10 लाख रुपया। तो वो व्यक्ति तो ऐसे ही 1 करोड़ रुपए का मालिक हो चुका है, और जिसके पास जमीन नहीं है उसका सोचिए। अब दूसरा देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगार। जो व्यक्ति बेरोजगार होगा वो गरीब होगा, और जो आदमी गरीब है इसका मतलब ये है कि उसके पास रोजगार नहीं है। अब मान के चलिए एक आदमी कमा रहा है 20,000 या 25,000 रुपए कमा रहा है, तो क्या कर पाएगा, अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, वो व्यक्ति क्या होगा, वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग भी क्या हो जाएंगे, गरीबी में आ जाएंगे। तो ये भी इशू रिलेटेड है किसके साथ, पॉवर्टी के साथ। फिर देखिए साइज ऑफ फैमिली। अब मान के चलिए कि एक छोटा परिवार है, 10,000 रुपए कमा रहा है, 4 लोग हैं, तो हर व्यक्ति के ऊपर वो 2,500 रुपए खर्चा कर सकता है। अब वही परिवार बड़ा हो गया, 10 आदमी हो गए, तो अब एक परिवार में एक आदमी के ऊपर कितना खर्चा कर पाएगा, 1,000 रुपए खर्चा कर पाएगा। यानी जो साइज ऑफ फैमिली है छोटा रहेगा तो सही रहेगा, अगर बड़ा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गरीबी के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। उसके बाद देखिए इलिटरेसी। अब जो व्यक्ति गरीब है वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो तो यही सोचेगा ना कि अपने बच्चों को काम पे भेजें ताकि उससे भी कुछ पैसा अर्न कर पाए, अपने परिवार को चला पाए। तो इलिटरेसी की भी समस्या जो है किसी चीज से जुड़ा होगा, पॉवर्टी के साथ जुड़ा होगा।
उसके बाद पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन। अब मान के चलिए कि हमको अगर विटामिन चाहिए है, कैल्शियम चाहिए, तो हम लोग दूध पियेंगे, फल खाएंगे। लेकिन ये गरीब आदमी, इनको तो बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाए, चावल मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, वही खाएंगे। तो क्या ये लोग हेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे? क्या ये लोग अपने विटामिन की पूर्ति, प्रोटीन की पूर्ति कर पाएंगे? जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा तो ये हो नहीं पाएगा। फिर इनको बहुत सारी समस्या, विटामिन की समस्या होंगी, मान के चलिए विटामिन बी की समस्या होगी, विटामिन ए की समस्या होगी, या विटामिन डी की समस्या होगी, प्रोटीन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो ये सारी समस्याएं भी किससे रिलेटेड रहेंगी? पॉवर्टी के साथ रिलेटेड होंगी। उसमें चाइल्ड लेबर की समस्या होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया ना कि इलिटरेसी की वजह से क्या होगा, बच्चों को काम पे ही तो भेजेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ने के लिए भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चाइल्ड लेबर की समस्या भी किस चीज से बढ़ेगा? इसी पॉवर्टी की वजह से बढ़ेगा। इसके बाद लास्ट में हेल्पलेसनेस। और देख लीजिए जो पुअर लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता, ना समाज आता है, ना उनके लोग आते हैं, और कैसे मदद करेंगे जब वो खुद संसाधनहीन है? तो दूसरे की मदद कैसे कर पाएंगे? ना वो किसी की मदद ले पाएंगे। सरकार भी देख लीजिए, सरकार के द्वारा बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं, उन सिस्टम का भी लाभ इनको नहीं मिल पाता है। तो ये सारे जो इशू हैं वो किस चीज से रिलेटेड होंगी? पॉवर्टी के साथ रिलेटेड होंगी। सोशल साइंटिस्ट लोग किस तरीके से पॉवर्टी को देखते हैं, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर हैं, इन पैरामीटर के हिसाब से ही ये जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं इस पॉवर्टी को देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है? इलिटरेसी लेवल, यानी उस परिवार के अंदर पढ़ाई का लेवल क्या है, कितने क्लास तक पढ़ाई किया है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें देखा जाएगा। फिर माल न्यूट्रिशन देखा जाएगा कि क्या वो परिवार कुपोषण से ग्रसित है या नहीं है, क्या उसको सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद जो हेल्थ केयर का एक्सेस है वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्या उसका वैक्सीनेशन हो पाया है या नहीं हो पाया है, या क्या वो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसका इलाज करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है। उसके बाद सैनिटेशन की प्रॉब्लम, क्या वो उसको साफ पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन, क्या वो समाज में जुड़ा हुआ है या समाज से कट चुका है। और सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है कि वो समाज में, समाज जिस तरफ चल रही है उसी समाज के साथ वो भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर गरीब है तो इसका मतलब क्या है? वो समाज से कट चुका है, समाज में जो सारी सुविधाएं मिल रही है वो सारी सुविधाएं इस समाज को नहीं मिल पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सोशल एक्सक्लूजन बोलेंगे, यानी समाज से हट चुका है। इसके बाद वल्नरेबिलिटी, यानी किसी भी समस्या से वो कितना ज्यादा मतलब ग्रसित हो सकता है। ये सारी चीजें वल्नरेबिलिटी देखी जाएगी कि कोई अगर कोरोना आ गया तो कोरोना का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? गरीब लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा वल्नरेबल लोग हैं। तो ये सारी चीजें सोशल साइंटिस्ट लोगों के द्वारा देखी जाती है गरीबी को, गरीबी की ये सारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? अगर आसान भाषा में समझे तो एक इमेजिनरी लाइन होता है, अगर उस लाइन के ऊपर है तो आप गरीब नहीं है, उस लाइन के नीचे हैं तो आप क्या है? गरीब हैं। और इसको नापने के लिए कैलोरी लेवल, कैलोरी का भी यूज करते हैं और मॉनेटरी वैल्यू का भी यूज करते हैं। तो ये पहले समझते हैं कि कोई व्यक्ति जो इनकम कर रहा है और कंजप्शन कर रहा है उसका लेवल क्या है। क्या वो इतना इनकम कर ले रहा है जिससे वो अपने बेसिक नीड को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अगर पूरा कर पा रहा है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अगर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो गरीब है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और ये जो है वेरी करता है टाइम और प्लेस के हिसाब से। मान के चलिए पहले के टाइम में कम पैसे में परिवार चल सकता था, घर चल सकता था। लेकिन आज के डेट में क्या उतने पैसे में ही अपने परिवार को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। पहले जाएंगे तो 1 रुपए में 1 किलो चावल मिल जाता था, आज के डेट में 30 रुपया 32 रुपया तक चावल मिल रहा है। तो टाइम के हिसाब से वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसी के हिसाब से प्लेस के हिसाब से भी वैरी करेगा। अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाना होगा। जैसे अमेरिका के अंदर अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको क्या मान लिया जाएगा? गरीब मान लिया जाएगा। लेकिन अपने इंडिया में कार होना क्या है? लग्जरी है। उसके बाद फूड, क्लॉथ, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, हेल्थ केयर की सुविधा मिलनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीजों को वो प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो किसमें कंसीडर करेंगे? गरीबी में कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखिए कैलोरी लेवल के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी प्राप्त कर पा रहा है गांव में, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा एनर्जी लगता है, तो इनको ज्यादा कैलोरी चाहिए होगा। इनको कितना चाहिए? 2400 कैलोरी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतनी कैलोरी प्राप्त कर ले रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। और शहर में अगर कोई 2100 कैलोरी तक प्राप्त कर ले रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। अगर मॉनेटरी वैल्यू में देखा जाए तो गांव में अगर कोई 816 रुपया एक महीने में कमा ले रहा है तो उसको गरीब नहीं माना जाता है। और वहीं शहर के अंदर अगर कोई 1000 रुपये तक कमा ले रहा है तो उसको हम लोग गरीब नहीं मानते हैं, यानी वो पॉवर्टी लाइन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या क्राइटेरिया बनाया है कि कोई व्यक्ति एक दिन में अगर $1.90 तक कमा ले रहा है तो उसको हम लोग गरीब नहीं मानेंगे। अगर उससे कम कमा रहा है तो उसी को हम लोग गरीबी में कंसीडर किए जाएंगे। तो ये पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है जिससे ये नापा जा सके कि कौन आदमी गरीबी में आएगा और कौन आदमी गरीबी से बाहर है।
देखिए सरकार के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि देश के अंदर कितने लोग गरीब हैं। तो देखिए 1993 में 45% लोग देश के अंदर क्या थे, गरीब थे। लेकिन 2004-5 आते आते ये जो परसेंटेज है वो डाउन होकर कितना हो गया, 37.2% हो गया। और ये और डाउन हुआ 2011-12 आते आते ये कितने पहुंच गया, 22% पहुंच गया। और अब जब जनगणना होगी तो उसमें देखिएगा कि ये 22% से घट के लगभग लगभग 10 के करीब आ जाएगा या 10 से नीचे आ जाएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हर स्टेट में गरीबी थी, लेकिन कुछ स्टेट ने बहुत बेहतर काम किया और अपने यहाँ जो गरीबी का परसेंटेज है उसको कम कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट परसेंटेज कम करने में संघर्ष कर रहे हैं। तो जो स्टेट अपने यहाँ गरीबी को कम करने में बेहतर प्रदर्शन कर सके उन स्टेट को देखते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु। अब हरियाणा में क्या है, एक आदमी के पास ज्यादा जमीन है तो वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। इस वजह से हरियाणा ने अपने यहाँ गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसके बाद केरला केरला ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किया, यानी लोगों के एजुकेशन पे किया, लोगों के स्वास्थ्य पे किया। अब जब लोग पढ़ेंगे तो बेहतर जॉब पाएंगे, बढ़िया स्किल सीख पाएंगे। इसकी वजह से क्या है, उनको बढ़िया सैलरी वाली जॉब मिलेगी तो वो धीरे धीरे अपने परिवार को गरीबी से समाप्त कर पाएंगे। इस वजह से केरला ने इस तरीके से अपने यहाँ गरीबी को कम किया। उसके बाद तमिलनाडु ने क्या किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी लोगों को फ्री में भोजन उपलब्ध कराना, यानी जो भी लोगों की जरूरतों के सामान है उनको डायरेक्ट उपलब्ध कराया गया सरकार के द्वारा। इस तरीके से इन स्टेट ने अपने यहाँ जो गरीबी है उसको कम करने में मदद किया। और जबकि ये जितने स्टेट हैं ये अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी इनके द्वारा योजनाएं लाई जा रही हैं या काम किया जा रहा है जिससे अपने यहाँ जो गरीबी का स्तर है उसको कम कर सके। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को देखते हैं, अलग अलग देशों में जो गरीबी की जो संख्या है वो अलग अलग है। जैसे अगर एशिया के अंदर देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीबी आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस एरिया में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में देख लीजिए, उसके बाद इंडिया में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, तो यहाँ पे ज्यादा गरीबों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यूरोप का देखिएगा तो यूरोप में उस हद तक गरीबी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा फोकस किया जाता है कि गरीबी को खत्म कर दिया जाए और एजुकेशन पे, हेल्थ पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसकी मदद से यूरोप गरीबी के मामले में बहुत पीछे आता है। चाइना का एग्जाम्पल सबसे अलग है। चाइना में एक टाइम बहुत गरीबों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप उठाए जिसकी वजह से चाइना गरीबी को या तो लगभग समाप्त कर चुका है या फिर 1% या उससे भी कम के करीब आ चुका है। तो चाइना का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। उसके बाद गरीबी के मामले में जो सब सहारन अफ्रीका के कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो गरीबी की स्थिति है वो बहुत खतरनाक है। इसमें जैसे नाइजीरिया आ जाएगा और उसके आस पड़ोस के जितने देश आ जाएंगे वहां पाएंगे। इसका रीजन ये है कि हमेशा वहां पे गृह युद्ध का माहौल रहता है, कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये सारे रीजन है वहां पे जिस वजह से यहाँ पे गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे। इस गोल में कुछ चीजें तय की गई थी और इसमें यह भी बात तय की गई थी कि हम 2030 तक पॉवर्टी को समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा लगने की उम्मीद बहुत कम है। 2025 आ ही गया है, 5 साल बचा है, फिर भी आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी गरीबी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद सब सहारन अफ्रीका कंट्रीज है, यहाँ पे अभी भी गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। तो ये गोल पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार को मदद करता रहना होगा, कोशिश करते रहना होगा। तो आज आप पॉवर्टी को देखते हैं, पॉवर्टी के कारणों को देखते हैं। तो पहले इसमें क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई रोड बनाया गया तो उस रोड के बनने से एक तो डेवलपमेंट हुआ, दूसरा उस रोड के बनने से बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा। तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो इससे भी क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग गरीबी से बाहर निकल के आएंगे। फिर दूसरा है पॉपुलेशन। देखिए धरती में संसाधन फिक्स है, संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उस संसाधन की आपूर्ति उस जनसंख्या को नहीं कर पाएंगे, तो किसी को कम देना पड़ेगा, किसी को ज्यादा देना पड़ेगा, इससे भी गरीबी बढ़ेगी। तीसरा है इनकम इनइक्वालिटी। जो भी संसाधन है वो कुछ लोगों के पास कम है, कुछ लोगों के पास ज्यादा है। अगर सबके पास बराबर होगा तब तो गरीबी नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ लोग ज्यादा ले लेंगे और बाकी लोगों के लिए कम छोड़ देंगे तो भी क्या होगा, पॉवर्टी होगी। फिर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो जमीन है उसका भी यही हाल है, कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन है, कुछ लोगों के पास कम जमीन है, तो ये भी एक रीजन है। उसके बाद इलिटरेसी, हमको लगता है ये इसको मतलब प्रमुख कारणों में रखना चाहिए। अगर शिक्षा दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो स्किल एक्वायर कर लेगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रोजगार पा लेगा। तो ये सारे जो कॉज हैं वो किस चीज से रिलेटेड होंगे, पॉवर्टी से रिलेटेड। एंटी पॉवर्टी मेजर्स को देखते हैं जिससे हम गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सरकार के द्वारा दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे जो परिवार है वो खुद ब खुद गरीबी से बाहर निकल के चला है। जैसे अगर रोड बनाया जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा,
लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल देंगे। स्कूल स्कूल खुलेगा, लोगों को काम मिलेगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक वो गरीबी से बाहर निकल आ जाएंगे। उसके बाद हॉस्पिटल भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। जबकि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में क्या होगा, जैसे उनके लिए कुछ योजनाएं लाई जाएगी, उस योजना के माध्यम से सरकार उनको गरीबी से बाहर निकाल के लाएगी। जैसे अगर किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है तो सरकार क्या करेगी, उनको खाना उपलब्ध कराएगी। उसके बाद अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है तो सरकार उसको रोजगार उपलब्ध कराएगी। तो ये सारे कुछ स्कीम है जो लोगों को टारगेट करके स्कीम बनाए जाते हैं ताकि उनको गरीबी से बाहर निकाला जा सके।